हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त और एकदम दमदार तरीके से आप सभी की तैयारी चल रही होगी। तो आइए इस तैयारी में हम और आगे बढ़ते हैं और सिलोजिज्म्स जो पार्ट है इसको हम आज कवर करेंगे। बेसिक से एडवांस तक हम लोग इसको कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बेसिक समझाऊंगा इसके कि सिलोजिज्म्स आखिरकार होता क्या है, कैसे हम लोग इसके सवालों को टैकल करते हैं, क्या तरीका होता है, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सवालों पे आएंगे और सवालों को हम लोग साथ साथ जो है पीवाईक्यूज के साथ हम लोग करेंगे। पार्ट वन पार्ट टू, इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड करा है। पार्ट टू में मेनली आपको जो बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे के सारे हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। तो ये हमारा रहेगा, बहुत सिंपल चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है और इसको आपको सीरियस तो लेना ही लेना है क्योंकि 2023 में जरूर इसमें से कोई सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन 2022 2021 20 इन सभी में काफी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। इवन 2011 में तो करीब 5-6 सवाल आए थे। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका जो है एप्टीट्यूड लेवल यहाँ पे चेक जरूर होता है। तो इसलिए एक अच्छा चैप्टर मेरे हिसाब से इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से ये सवाल होते हैं सिलोजिज्म्स के सॉल्व। सबसे पहले तो जो है ये टाइप्स जो है स्टेटमेंट्स के, ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग जो है सवालों को सॉल्व करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल जो मेथड है ना, ये आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं इस मेथड से आपको नहीं पढ़ाऊंगा। इसको आप किसी और टीचर से पढ़ सकते हैं। सही बात बताऊं, मुझे ये मेथड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आता मुझे है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग और बहुत लेंदी मेथड है। तो इस मेथड से तो मैं किसी भी स्टूडेंट को कभी भी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ा, अच्छा ये कहां पे काम आएगा, ये आपके कैट की जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पे ये मेथड जरूर काम आएगा आपका, है ना। तो वहां पे ये मेथड पढ़ना जरूरी भी है क्योंकि कैट में जो सवाल आते हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट लेवल के आते हैं, तो इसलिए वहां पे ये बहुत हेल्पफुल होता भी है। लेकिन सी सेट में अपने इतनी ज्यादा इसकी आवश्यकता है नहीं, अपन को एकदम बेसिक लेवल पर ही रखना है। और जो बेसिक तरीका है हमारा वेन डायग्राम के थ्रू, है ना, स्ट्रेच स्ट्रिंग मेथड जो होता है जिसे मैं कहता हूं स्ट्रेच स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, तो उस मेथड से हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन सवालों को। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ जो टाइप्स है ना इसके वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या होता है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स जो है उनको हम देख लेते हैं, है ना। सम आंट्स आर पैरट्स, मतलब आंट्स जो है वो क्या है, पैरट्स है। तो इस तरह का बना दूंगा जिसमें कुछ पार्ट जो है इंक्लूड होगा, है ना। आंट्स और पैरट का कुछ पार्ट जो है ये यहाँ पे कॉमन होगा। ऑल पैरट्स आर एप्पल्स, ये पैरट्स है और ये एप्पल्स है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि ऑल पैरट्स आर एप्पल्स जो है ये एप्पल्स बन जाएगा मेरा, ये पैरट है। और कुछ पार्ट जो है एप्पल का, वो सॉरी आंट्स का, वो मेरा एप्पल्स में भी आ जाएगा, है ना। तो इस तरह का जो है इस फर्स्ट, ये जो मेरी जो लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन दो स्टेटमेंट्स की, ये मेरा ये डायग्राम बना के मुझे देगी। ठीक है, तो समझ में आया होगा कैसे मैंने बनाया ये। भाई ये जो सर्कल है ये एप्पल्स का सर्कल है, ये जो अंदर ये वाला सर्कल है ये पैरेट्स है और ये वाला सर्कल जो है वो आंट्स का है। तो कुछ आंट्स जो है वो पैरेट्स हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन। और सभी के सभी पैरेट जो है वो एप्पल्स हैं। तो सभी के सभी पैरेट जो है वो एप्पल्स के सर्कल के अंदर इंक्लूड है ना। और कुछ आंट्स वाले तो ऑटोमेटिकली आएंगे ही आएंगे क्योंकि कुछ आंट्स ऑलरेडी पैरेट्स हैं, तो कुछ आंट्स हैं जो एप्पल्स भी हो ही जाएंगे, है ना। तो इस वजह से ये डायग्राम हमारा बनता है। सम पेपर्स आर पेन्स, तो सम पेपर्स आर पेन्स हो गया। ठीक है, ये पेपर्स हो गया, ये पेन्स हो गया। ठीक है, ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, ये पेपर्स है। अभी क्या बोल रहा है, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, तो पेन्स के अंदर पेंसिल है। अब पेंसिल यहां पर है, इतनी ही है ये पेंसिल। ठीक है, ये पेंसिल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो ये पेंसिल इतनी ही है। या फिर मैं इसको जो है ये भी ले सकता हूं, मतलब इस पेंसिल वाले इसमें मैं इसको इस पेपर्स वाले पार्ट में भी इंक्लूड कर सकता हूं। भाई ऑल पेंसिल्स आर पेन्स ये बोल रहा है, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स बोल रहा है, तो पेंसिल और पेपर्स के बीच में तो कोई रिलेशन मुझे मालूम नहीं है। तो मैं ना ये भी ड्रॉ कर सकता हूं और सिंपली ये भी ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, दोनों मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो जब मेरा कंक्लूजन की स्टेटमेंट मुझसे पूछी जाएगी तो मुझे क्या करना है, कंक्लूजन को हमेशा मतलब नेगेट करने की कोशिश करनी है ना। मेरा काम कंक्लूजन को सपोर्ट करना नहीं, कंक्लूजन को जो है नेगेट करने का है ना। अगर मैं नेगेट कर पाता हूं, अगर मैं कोई एक भी केस ऐसा बना देता हूं जिसमें मेरा कंक्लूजन गलत साबित हो रहा है और एज पर द गिवन कंडीशंस, ठीक है, तो मैं उस कंक्लूजन को इनवैलिड मान लूंगा। और अगर मैं
एक भी केस ऐसा फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं जिसमें मेरा कंक्लूजन नेगेट मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो उस केस में जो भी मेरा कंक्लूजन है वो मेरा वैलिड हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना? तो ये तरीका होता है हमारा इस तरह के सवालों को टैकल करने का, ये जो सिलोजिज्म्स है इनके सवालों को टैकल करने का। अब ये देखो, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। हारमोनियम्स आर व्हाट? इंस्ट्रूमेंट्स। ये हारमोनियम हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। और फिर क्या बोल रहा है? ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। तो ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, तो ये आ गया हमारा फ्लूट्स वाला। तो हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, ठीक है? तो उसके अंदर एक सर्कल के अंदर एक सर्कल और एक सर्कल ये आ गया हमारा। तो तीन सर्कल से तीन अलग अलग एलिमेंट्स आ गए और तीनों जो है अलग अलग यहाँ पे अपनी अपनी कहानियां बता रहे हैं। आई बात समझ में? अब ये बात समझ में आपको और अच्छे से कब आएगी? जब हम जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देख लेंगे, अलग अलग तरह के सवाल कर लेंगे और अप्रोच हमें समझ में आ जाएगी। बाकी इसके डायग्राम ये भी हो सकते हैं भाई, दोनों अलग अलग हो गए एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स के बीच का ही बता रहा हूं मैं, दोनों आपस में है और दोनों पूरे के पूरे सबमर्ज्ड हैं और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो है चार पॉसिबिलिटीज हमारी बनती है किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में, जो भी रिलेशन हमारा आ सकता है उसमें, और कोई पॉसिबिलिटी बैठती नहीं है। तीसरे एलिमेंट के साथ जो है यहाँ पे, अब इन्हीं में अगर मैं कोई रिलेशन बनाना चाहूं और मैं बताऊं कैसे हो सकता है, तो एक तो ये भी हो सकता है इसके साथ, एक इन दोनों के साथ, एक अलग से तीसरा एलिमेंट जिसका कोई रिश्ता नहीं है, एक हो सकता है इन दोनों के साथ में एक के साथ ही कोई रिश्ता है, दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं है ना? ये तीन केसेस बन सकते हैं। इनके साथ में एक ये केस बन सकता है कि भाई इसका इसके साथ रिश्ता है, इसका इसके साथ रिश्ता है, लेकिन आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं है, वही वाला केस होगा ये वाला, है ना? एक ये इसके साथ जो है ये केस हो सकता है कि भाई ये बाहर वाले के साथ जो है इसका थोड़े बहुत कुछ एलिमेंट्स कॉमन है और इसका इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन, है ना? इसके साथ एक ये भी केस हो सकता है कि ये दोनों आपस में पूरे के पूरे लिंक्ड है और ये इन दोनों में से कहीं भी दूर दूर तक लिंक्ड नहीं है ना? तो अलग अलग केसेस बन सकते हैं बहुत सारे, जितने आप बनाना चाहें, जैसे जैसे बनाना चाहें, सवाल के हिसाब से आप केस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ सवाल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे करेंगे सवालों को, हमें समझ में आएगा, तब हमारी कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा भी, है ना? तो 0% फ्रॉक्स आर पैंट्स, तो ये फ्रॉक्स है, ठीक है? ये क्या है? हमारे पैंट्स है, ठीक है? तो कोई भी फ्रॉक जो है वो पैंट नहीं है। ऑल शॉर्ट्स आर फ्रॉक्स, तो शॉर्ट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? फ्रॉक्स हैं, ठीक है? तो जितने भी शॉर्ट्स हैं हमारे, ये सारे के सारे क्या है? फ्रॉक्स है। तो शॉर्ट्स का सर्कल जो है वो फ्रॉक्स के सर्कल के अंदर आ जाएगा। आई बात समझ में, है ना? और पैंट्स के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, ये हमें समझ में आ गया है। तो यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं पहली दो स्टेटमेंट से कि एक भी फ्रॉक जो है वो पैंट नहीं है, एक भी पैंट फ्रॉक नहीं है, और साथ के साथ एक भी पैंट जो है वो ना ही शॉर्ट है और कोई भी शॉर्ट पैंट भी नहीं है ना? ये दो रिलेशन मैं निकाल सकता हूं यहां से। ओके, तीसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अ फ्यू जैकेट्स आर पैंट्स। अ फ्यू जैकेट्स आर पैंट्स मतलब कुछ जैकेट जो है वो क्या है? पैंट्स हैं, है ना? तो ये क्या गया? मेरा जैकेट्स हो गया, ठीक है? अब ये जैकेट का रिलेशन जो है ना, फ्रॉक और शॉर्ट्स के साथ दे नहीं रखा, तो मैं इस रिलेशन को एक्सटेंड कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? मैं एक सर्कल ऐसा बना दूं जो कि फ्रॉक और शॉर्ट्स को भी जो है कवर कर रहा है, ठीक है? और एक सर्कल मैं ऐसा बना सकता हूं जो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉक को कवर कर रहा है। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये जैकेट वाला जो पोर्शन है ये इनमें से किसी को भी, ना फ्रॉक को ना शॉर्ट्स को टच कर रहा है, जो कि रेड सर्कल से दिख रहा है मुझे, ठीक है, जैकेट का। एक ऐसा सर्कल बना सकता हूं मैं जो सिर्फ फ्रॉक को टच कर रहा है, शॉर्ट्स को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, जैकेट्स के लिए। एक जैकेट का ऐसा सर्कल बन सकता है जो फ्रॉक को और शॉर्ट्स को दोनों को टच कर रहा है, दोनों के कुछ एलिमेंट्स कॉमन है जैकेट के साथ, और हाँ, ये हो सकता है, ठीक है? तो ये तीन पॉसिबिलिटीज मेरी यहां पे हैं। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को जो कंक्लूजन है ना उसके हिसाब से मेरे को इनको यूज करना है। तो देखो, नॉट अ सिंगल पैंट इज शॉर्ट, नॉट अ सिंगल पैंट इज शॉर्ट, तो ये तो पक्की बात है कि भाई पैंट और शॉर्ट्स में कोई भी रिश्ता नहीं है, ये तो पक्की बात है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ये कंक्लूजन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है? ये क्लियर है हमें? ऑल गुड नंबर ऑफ जैकेट्स आर नॉट फ्रॉक्स, अ गुड नंबर ऑफ जैकेट्स आर नॉट फ्रॉक्स। अब ये मुझे मालूम है कि कुछ फ्रॉक्स जो है वो पैंट्स नहीं है और कुछ जैकेट जो है वो पैंट्स हैं। तो ये वाले जो पार्ट है ना जिसमें कुछ जैकेट जो पैंट्स हैं, ये कभी भी, ये जैकेट जो पैंट्स है ना, जैकेट जो पैंट्स हैं ये कभी भी जो है फ्रॉक नहीं हो सकते, ये कभी भी फ्रॉक नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी एकदम सत्य है। सत्य है तो इसमें इफ बोथ कंक्लूजन फॉलोज, डी ऑप्शन जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? दोनों कंक्लूजन हमारे फॉलो कर रहे हैं, ये इस तरीके से हम जो है
इन सवालों को टैकल करेंगे। समझ में आई बात? एक छोटा सा एग्जांपल था, अगला सवाल और देखते हैं, यहां से थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी हमें, है ना। सम पैरेट्स आर सिजर्स, तो देखो ये बना दिया मैंने, ये पैरेट्स आ गया, ये सिजर्स आ गया, बस जो दिया हुआ है वो करना है हमें। सम सिजर्स आर कॉम्स, सम सिजर्स आर कॉम्स, तो मैं ये मानूंगा, ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि इनके बीच में कोई रिलेशन अभी दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, मुझे नहीं मालूम। तो ये हो सकता था ये इस तरह से बनता सर्कल, ठीक है, या फिर ये इस तरह से बनता कुछ, है ना, कुछ भी हो सकता था। तो मुझे उसका अभी कोई मालूम है नहीं। तो अगर मुझे मालूम नहीं है तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा अभी मैं, है ना, इस केस को मैं ओपन रखूंगा। तो जब भी आप ऐसा कुछ भी है ना आपके दिमाग में, तो आप क्या करें, उस सर्कल को डिफरेंट तरीके से बना दें, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम कलर से भी बना रहे ना अगर आप, तो डिफरेंट एक सर्कल बना दें। तो ये क्या है, ये एक पॉइंट यहां पे लगा दे कि कुछ है ना, सिजर्स जो है वो क्या है, ये कॉम्स ये गिवन है हमें, ठीक है। कुछ सिजर्स जो है वो कॉम्स गिवन है हमें, लेकिन कॉम्स और ये पैरेट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं गिवन है। ये यहां से हमें जो है पता चल जाएगा। अब कंक्लूजन क्या है, सम सिजर्स आर पैरेट्स, सम सिजर्स आर पैरेट्स, बिल्कुल सही बात है भाई, सम पैरेट्स आर सिजर्स हैं, तो सम सिजर्स आर आल्सो पैरेट्स, इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और क्या बोल रहा है, सम कॉम्स आर पैरेट्स, सम कॉम्स आर पैरेट्स, क्या इस केस में, ये जो मैंने केस बनाया, क्या इस केस में कोई भी कॉम पैरेट है? नहीं है ना, इस केस में नहीं है। किस केस में होता सर, सर इस केस में हो जाता कि यहां पे मैं ये कर देता, तो ये पैरेट्स हो जाता, ये सिजर्स हो जाता, और ये कॉम्ब हो जाता मेरा, जिसमें कुछ कॉम्ब सिजर्स तो है ही है, और कुछ पैरेट जो है वो सिजर्स है, लेकिन कुछ कॉम्ब जो है वो भी सिजर्स वो पैरेट्स में आ गए हैं, जबकि ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। मैं ये भी डायग्राम सही है मेरा एज पर द गिवन स्टेटमेंट्स, और ये भी डायग्राम सही है, लेकिन मैंने आपको क्या बात बताई थी शुरुआत में ही, कि कंक्लूजन को हमें नेगेट करने की कोशिश करनी है। क्या करना है, जो भी कंक्लूजन है उसको हमें नेगेट करने की कोशिश करनी है, और वही हम कर रहे हैं। नेगेट करने की कोशिश करनी है, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत हो जाएगी हमारी, है ना, क्योंकि इस वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये केस भी वैलिड है, तो ये अगर केस वैलिड है तो उसमें ये कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सेकंड कंक्लूजन गलत है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन जो है वही हमारा फॉलो होगा। यहाँ पे आई बात समझ में, है ना। एक और सवाल देखते हैं हम यहाँ पे, देखो, ऑल फ्लावर्स आर कैंडल्स, ऑल फ्लावर्स आर कैंडल्स, ठीक है, और लैंटर्न्स आर कैंडल्स, तो लैंटर्न्स आर कैंडल्स मतलब ये लैंटर्न्स है अगर, ठीक है, ये लैंटर्न्स है, तो ये सारे के सारे क्या कैंडल्स हैं, तो ये एक डायग्राम हमारा बन जाएगा। अब इसमें क्या डायग्राम पॉसिबल है, ये डायग्राम भी पॉसिबल है, एफ हो गया, लैंटर्न्स हो गया, और ये क्या है, क्या हमारा कैंडल्स हो गया, ठीक है। एक ये डायग्राम भी पॉसिबल है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये फ्लावर हो गया, ये लैंटर्न्स हो गया, और ये क्या हो गया, कैंडल्स हो गया। तो बहुत सारे डायग्राम हम जो है बना सकते हैं, क्योंकि हमें इन दो एलिमेंट्स के बीच में, फ्लावर्स और लैंटर्न्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है। तो नहीं गिवन है तो हम इनसे जितने भी दो एलिमेंट्स के पॉसिबल केसेस हैं वो यहाँ पे बन सकते हैं हमें, है ना। हमें क्या करना है, हमें वो केस ढूंढना है जहां से अगर कोई भी फ्लावर और लैंटर्न्स के बीच में कोई रिलेशन कोई कंक्लूजन गिवन है तो वो नेगेट हो रहा हो, है ना। तो फ्लावर्स और लैंटर्न्स के बीच में देखो ये रहा पहला केस, सम फ्लावर्स आर लैंटर्न्स, क्या फ्लावर्स और लैंटर्न्स इसमें बन रहे हैं, इस केस में नहीं बन रहे, इसका मतलब पहला कंक्लूजन बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहीं से हमारा काम जो है वो हो गया। तो आप कोशिश यही करें, जब भी आप फर्स्ट डायग्राम बना रहे हैं ना, तो फर्स्ट डायग्राम में आप सबको इंक्लूड ना करें, जिनके बीच में रिलेशन नहीं दिया हुआ है ना उनको हमेशा दूर दूर ही रखें, एक्सक्लूड करके ही रखें, बेस्ट रहता है वो। बस आपके बैक ऑफ द हेड ये रहना चाहिए कि कौन सी किसके बीच में क्या रिलेशन नहीं गिवन है, और कौन सी चीज जो है रिजिड है ना, किसके बीच में रिलेशन 100% गिवन है, किसके बीच में रिलेशन बिल्कुल भी गिवन नहीं है ना। वो अगर आपको समझ में आ गई, आपके ध्यान में रहता है उस सवाल को करते वक्त, तो सवाल आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप कोई भी एक जो स्ट्रिंग है ना, वो जो सर्कल है उसको कितना भी आप स्ट्रेच कर सकते हो एज पर द नीड, है ना। आप कंक्लूजन पढ़ते ही आप उसको चेंज कर सकते हो डायग्राम को अपने माइंड में ही, तो वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, ठीक है। Some candles are lanterns, some candles are lanterns, definitely some lanterns, all lanterns are candles, then some candles are also lanterns, so yes, second statement is true, hence second conclusion follows, ठीक है। सिंपल सवाल था, है ना। अब हम एक दो सवाल और करेंगे, उसके बाद हम सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पहुंच जाएंगे, है ना। ऑल शार्क्स आर फिश, ऑल शार्क्स आर फिश, ये शार्क्स है, ये फिश है। नो फिश इज अ स्नेक, नो फिश इज स्नेक, तो ये क्या है हमारा स्नेक है। तो स्नेक में और फिश में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब स्नेक और शार्क्स में भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, नो स्नेक इज अ शार्क, बिल्कुल सही बात है,
कोई भी स्नेक जो है वो शार्क नहीं है। नो शार्क इज अ स्नेक, नो शार्क इज अ स्नेक, बिल्कुल सही बात है। दोनों कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, दोनों सेम ही तो है कंक्लूजन। यहाँ पे क्या, यहाँ पे मुझसे कुछ गड़बड़ हुई है देख लेंगे, बाकी यहाँ पे जो दो कंक्लूजन लिखे हुए हैं ये बिल्कुल सही है ना? क्लियर है? देख लेंगे इस सवाल को, देख लेंगे बाद में। अब आ गए हैं सीधे हम सी सेट के सवालों पे। सी सेट 2011 का ये सवाल आप सभी के सामने, इस सवाल को देखिए ध्यान से, पढ़िए इसको। सवाल क्या है? ईच ऑफ द फॉलोइंग टू आइटम्स कंसिस्ट ऑफ फोर स्टेटमेंट्स, ठीक है? ऑफ दीज फोर स्टेटमेंट्स टू कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। मतलब इनमें से दो जो है वो सही नहीं हो सकती, कोई भी दो जो स्टेटमेंट्स है वो सही नहीं हो सकते, लेकिन दो फॉल्स होंगी, ठीक है? स्टडी द स्टेटमेंट्स केयरफुली, आइडेंटिफाई द टू दैट सेटिस्फाई द अबव कंडीशंस, ठीक है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो ईच सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स, ऐसी दो स्टेटमेंट चार में से चूज करनी है जो कि दोनों फॉल्स हो सकती हैं लेकिन दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती हैं, है ना? दोनों ट्रू नहीं होंगी लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती हैं। ऑल एनिमल्स आर कार्निवोरस, एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस, सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस, सम एनिमल्स आर कार्निवोरस, ठीक है? तो यार इसमें क्या हो रहा है, सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस में और सम एनिमल्स आर कार्निवोरस में दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू हो पा रही है ना? हमें यहाँ पे ट्रू नहीं रखनी है, तो इसमें मतलब ये तो नहीं होंगी मेरे हिसाब से। पहली और तीसरी स्टेटमेंट ऑप्शन है ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ऑल एनिमल्स आर कार्निवोरस एंड एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस। तो ये दो स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, होंगी तो दोनों की दोनों ही एक साथ फॉल्स होंगी, नहीं तो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती हैं। दोनों के दोनों जो है वो फॉल्स हो सकती हैं, बिल्कुल। ऑल एनिमल्स आर कार्निवोरस ये गलत स्टेटमेंट हो सकती है, एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, ठीक है? और सारे के सारे एनिमल्स कार्निवोरस नहीं भी होते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब गलत है आपस में, मतलब इंडिविजुअली देखा जाए, लेकिन एक साथ अगर देखेंगे इसको तो दोनों के दोनों सही नहीं है ना? दोनों के दोनों सही नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, फॉल्स है। इसलिए ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। सी सेट 2011 का सवाल था, हालांकि ये इसमें सिलोजिज्म्स का सच कोई रोल था नहीं, लेकिन ठीक है, हमने ये इंक्लूड पता नहीं क्यों कर लिया है, पर कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कर लिया एक सवाल। चलो इस सवाल को देखेंगे। 2011 का सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कंक्लूजन रिगार्डिंग द अबव आर्ग्यूमेंट। ये कंक्लूजन है हमारे, है ना? आर्ग्यूमेंट ये रहे हमारे, इन ऑर्डर टू बी अ टीचर वन मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम स्कूल, ऑल पोइट्स आर पुअर, सम मैथमेटिशियंस आर पोइट, नो कलीग ग्रेजुएट, नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर। ओके, ये स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो मतलब दिमाग लगाने पे भी हो जाएगा। इन ऑर्डर टू बी टीचर वन मस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम स्कूल, तो भाई जितने भी ग्रेजुएट्स, जितने भी टीचर्स है ना, वो सारे के सारे ग्रेजुएट तो होंगे होंगे, ये पक्की बात है, ठीक है? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनमें से सारे के सारे, मतलब कुछ ग्रेजुएट्स जो हैं वो टीचर तो होंगे होंगे, टीचर्स ग्रेजुएट के बाहर नहीं हो सकते हैं, ये पक्की बात है। ऑल पोइट्स आर पुअर, ऑल पोइट्स आर पुअर, ये पोइट्स हैं, ठीक है? ये पुअर है। मुझे लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट लिखनी ही नहीं चाहिए जो कि है ना आपको एक गलत मैसेज जो है सोसाइटी में लेके जाए। ऑल पोइट्स आर पुअर, व्हाट इज दिस? हालांकि ये सवाल के लिए ही है, वैलिड है, बट स्टिल हमें कुछ मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स यूज शायद मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, है ना? बट स्टिल लेट इट बी, देखते हैं। सम मैथमेटिशियंस आर पोइट्स, सम मैथमेटिशियंस आर पोइट्स, तो अब ये ऐसा हो सकता है, बाहर तक आएगा सर्कल ये मैथमेटिशियंस का, ठीक है? ये पोइट्स है, ये पुअर है बाहर वाला, और ये मैथमेटिशियंस आ गया, ठीक है? नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर, नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर, मतलब कॉलेज ग्रेजुएट जो है वो सारे के वो उनमें से कोई भी जो है पुअर नहीं है, तो पुअर और कॉलेज ग्रेजुएट का कोई भी रिश्ता नहीं है आपस में। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम, ठीक है? सम मैथमेटिशियंस आर नॉट टीचर्स, सम मैथमेटिशियंस आर नॉट टीचर्स, तो हो भी सकते हैं। हाँ देखो, अगर आप देखोगे ना, जितने भी पुअर है ना मैथमेटिशियंस, है ना, और जो पोइट्स हैं वो सारे के सारे जो है टीचर्स नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ऐसे टीचर्स, कुछ ऐसे मैथमेटिशियंस होंगे जो कि टीचर्स नहीं है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना? कुछ तो होंगे होंगे ऐसे, एकदम सही है। अगली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दैट सम टीचर्स आर नॉट मैथमेटिशियंस, सम टीचर्स आर नॉट मैथमेटिशियंस, क्यों नहीं हो सकते भाई? हो सकते हैं, ये लो मैंने कर दिया इसको, हो गए मैथमेटिशियंस, है ना? बना सकता हूं मैं चाहूं तो, भाई मेरी इच्छा है तो मैं बना सकता हूं, मुझे कौन है रोकने वाला? कोई नहीं रोकेगा मुझे,
मेरी इच्छा है तो मैं मैथमेटिशियन बन सकता हूं ना। एक मैथमेटिशियन जो है वो टीचर बन सकता है, उसकी इच्छा है, ये लो बन गया। और बोलो। टीचर्स आर नॉट पुअर, तो मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। टीचर्स आर नॉट पुअर, टीचर्स आर नॉट पुअर, बिल्कुल जो है ये स्टेटमेंट गलत तो नहीं है। टीचर्स आर नॉट पुअर, टीचर्स आर नॉट पुअर। टीचर्स पुअर हो सकते हैं, ऑल ग्रेजुएट्स आर नॉट पुअर, नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर, नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर, एक भी कॉलेज ग्रेजुएट पुअर नहीं है। और इन ऑर्डर टू बी टीचर वन मस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, टीचर बनने के लिए आपको कॉलेज से ग्रेजुएट करना पड़ेगा, तो सारे के सारे टीचर जो है वो ग्रेजुएट्स हैं, ये पक्की बात है ना। और कोई भी टीचर जो है वो पुअर नहीं है। पोइट्स आर नॉट टीचर्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। पोइट्स आर नॉट टीचर्स, पोइट्स जो है वो टीचर्स नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी टीचर जो है पुअर नहीं है, सारे के सारे पोइट्स पुअर है, तो कोई भी पोइट जो है वो टीचर नहीं हो सकता। पोइट्स आर नॉट टीचर्स, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। तीन स्टेटमेंट हमारी सही है, यहां से ए सी एंड डी, तीन स्टेटमेंट्स हमारी सही है, ठीक है। तो इसके मैंने शायद ऑप्शंस यहां पे लिखना भूल गया। अच्छा, नॉट अ वैलिड कंक्लूजन बोला है इसने, नॉट अ वैलिड कंक्लूजन, इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जो वैलिड नहीं है, जो कि है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगा मैं इसके ऑप्शंस यहाँ पे लिखना भूल गया, लेकिन ये बोल रहा है कि नॉट अ वैलिड कंक्लूजन, है ना। तो हम सीधा सीधा आंसर पे आ चुके हैं। क्लियर है बात, है ना। तो आंसर आ गया भाई इसका। अगले सवाल पे बढ़ते हैं फिर। हाँ, ये सारे के सारे ऑप्शन ही हैं, ठीक है। चलो, तीन स्टेटमेंट है यहाँ पे। ओनली स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन द रेस, एक रेस है ना, एक रेस है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये रेस है, ठीक है। और स्टूडेंट के अलावा कोई और पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो स्टूडेंट के अंदर हम रेस को रख देते हैं। सम पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर गर्ल्स, तो रेस के कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो क्या हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है। कुछ गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। ऑल गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग, जितने भी गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स हैं रेस के, उन सबको कहाँ बुलाया गया है, कोचिंग के लिए इनवाइट किया गया है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पे भी आ गया, मतलब ये कोचिंग है, ठीक है। इसका मतलब आप देख सकते हैं, देखो इसको थोड़ा सा मैं और बेहतर बना देता हूँ डायग्राम को, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो क्या है, ओनली स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन द रेस, तो स्टूडेंट्स के बारे में बात की है, तो इसका मतलब हम आगे बात करेंगे नहीं उसके अलावा। सम पार्टिसिपेट इन द रेस आर गर्ल्स, तो पार्टिसिपेंट्स हैं गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं ये पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। सम पार्टिसिपेंट्स आर व्हाट, गर्ल्स, ठीक है। अब क्या बोला है इसने, इसने बोला है कि ऑल गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर इनवाइटेड फॉर अ कोचिंग, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना ये गर्ल्स, ये वाले पार्ट, ये कहाँ पे कोचिंग के लिए इनवाइट हुए हैं, ठीक है। तो ऑल गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग, ठीक है। और ओनली स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन द रेस, तो रेस जो है, रेस ये है ना, ये रेस ही तो है, हाँ। रेस में मात्र और मात्र स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स का सर्कल बाहर है, ठीक है। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं हम लोग, कंक्लूजन्स पढ़ते हैं यहाँ पे। कंक्लूजन्स क्या बोल रहा है, ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग, ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग, नहीं, ओनली गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग, ठीक है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है, दिया रखा है ना, ऑल गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स आर इनवाइट इन द रेस आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग, तो सारी की सारी गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स जो है वो इनवाइट हुई है, ठीक है। और जो सारे स्टूडेंट्स इनवाइट नहीं हुए, और सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं रेस में वो इनवाइट हुए हैं, ये भी नहीं मालूम हमें, कंफर्म नहीं है। इसका मतलब सिर्फ गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स की हम बात कर सकते हैं अभी। ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग, ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग, नहीं, ये भी हमें श्योरिटी नहीं है, ठीक है। ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर स्टूडेंट्स, ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर स्टूडेंट्स, ओनली स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन द रेस, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये जो है सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन बोला है ना, हाँ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर व्हाट, स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लैरिटी है हमें कि भाई जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस रेस में, वो सारे के सारे कौन है, स्टूडेंट्स ही हैं, स्टूडेंट्स के अलावा और कोई रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। ये भी हमें क्लैरिटी मिल चुकी है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। देखो सी सेट 2011 के ही सवाल चल रहे हैं, आप देखोगे ध्यान से तो सी सेट 2011 में बढ़िया नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे। चलो क्या बोल रहा है ये, तो इसमें ये वही स्टेटमेंट वाला आ गया सवाल कि दो स्टेटमेंट ऐसी हैं जो कि दोनों के दोनों ट्रू नहीं है लेकिन फॉल्स है
है ना। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स वो हैं इनमें से। All trains are run by diesel engine. Some trains are run by diesel engines. No train is run by diesel engines. Some trains are not run by diesel engines. देखो some trains are not run by diesel engines इसका मतलब ये सही है स्टेटमेंट, है ना। some trains are run by diesel engines ये भी सही है। all trains are run by diesel engines ये गलत है। no train is run by diesel engines ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड जो है यहाँ पे फिर से आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा तरीका, इसकी छोटी सी ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी अगर आपने ऑब्जर्व करा है पिछले सवाल को और इसको भी। तो आपको ये एक छोटी सी चीज क्लिक करी होगी कि जहां पे सम आ रहा है ना, सम ट्रेन्स आर नॉट, सम ट्रेन्स आर, तो उसमें वो स्टेटमेंट जो है जनरली गलत ही हो रही है ना। यहाँ पे वो दोनों स्टेटमेंट जो है गलत, मतलब ऑप्शन आंसर में इंक्लूड नहीं हो रही है, मतलब स्टेटमेंट सही है वो, है ना। स्टेटमेंट सही है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, है ना। अगर मना भी कर रहा है तो वो पॉसिबल है, और मना कर रहा है वो भी सही है कि भाई कुछ नहीं भी हो सकती, कुछ हो भी सकती है। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन सभी के लिए अगर हम एक ऐसा असर्टिव होते हुए बात करें, ऑल ट्रेन्स, नो ट्रेन्स, तो ऐसे स्टेटमेंट जो है जनरली गलत हो जाते हैं, है ना। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता थी, और यहीं से हम सवाल जो है इनको कर सकते हैं। बहुत बेसिक कॉमन कॉमन सेंस है ना, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। चलो, सीसेट 2012 का सवाल आ गया है, देखते हैं इसको ध्यान से। ओनली दोज हु हैव पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स कैन बिकम द मेंबर्स ऑफ बर्ड वॉचर्स। ठीक है, जिनके पास बाइनोकुलर्स हैं वही जो हैं बर्ड वॉचर्स के क्लब में ऐड हो सकते हैं। सम मेंबर्स ऑफ द बर्ड वॉचर्स हैव कैमरास। ठीक है भाई, तो देखो बर्ड वॉचर्स है, ये पूरा बर्ड वॉचर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करा, कुछ ऐसे लोग डाल दिए जिनके पास बाइनोकुलर्स है, ठीक है। बर्ड वॉचर्स हो गए, ये कौन से हो गए, ये कौन से हो गए हमारे, हाँ ठीक है, बाइनोकुलर्स हो गए, ठीक है, ये बाइनोकुलर्स हो गए। फिर इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्या हैं, कैमरा है, तो कैमरा वाले ये लोग हो गए, ठीक है। और कैमरा और बाइनोकुलर्स वाले भी हो सकते हैं कुछ लोग, देखते हैं। दोज मेंबर्स हु हैव कैमरास कैन टेक पार्ट इन फोटो कॉन्टेस्ट। तो जिनके पास कैमरा है ना, वो किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फोटो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसने बोल रहा है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, कंक्लूजन क्या है, देखते हैं यहाँ पे कंक्लूजन, देखना ध्यान से। ऑल दोज हु हैव अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स आर मेंबर्स ऑफ द बर्ड वॉचर्स। तो जिनके पास पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स है वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे बर्ड वॉचर्स क्लब में हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ऑल मेंबर्स ऑफ द बर्ड वॉचर्स क्लब हैव अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। तो जिन जिन के पास जो जो मेंबर्स हैं बर्ड वॉचर्स के, उन सबके पास पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स है, ये गलत है क्योंकि कुछ के पास नहीं हो सकते, कुछ के पास सिर्फ कैमरा है, वो भी तो बर्ड वॉचर्स के मेंबर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। ऑल दोज हु टेक पार्ट इन फोटो कॉन्टेस्ट आर मेंबर्स ऑफ बर्ड वॉचर्स क्लब, नहीं, वो सारे के सारे लोग जिन जो इन फोटो कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे हैं वो बर्ड वॉचर्स के क्लब मेंबर्स हैं, वो नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जिनके पास कैमरा है ना वो सारे के सारे बर्ड वॉचर्स के फोटो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सब मेंबर्स के पास कैमरा है, कुछ मेंबर्स के पास कैमरा नहीं भी हो सकता, तो कैमरे का ये बनेगा प्रॉपर, है ना। कैमरे का ये वाला जो है पार्ट बनेगा सर्कल, ये अंदर वाला सर्कल नहीं बनेगा, तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा वाला सर्कल बनेगा कैमरे के लिए। तो कुछ लोगों के पास जो कैमरे हैं वो लोग जो हैं बर्ड वॉचर्स के क्लब के मेंबर है, और कुछ नहीं भी है ना। दोनों ही केसेस हैं, तो इसलिए सी स्टेटमेंट भी गलत है, ओनली ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ए कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, है ना। चलो ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सी सेट 2012 का फिर से सवाल है, देखेंगे ध्यान से। ऑल आर्टिस्ट आर विम्सिकल। तो ऑल आर्टिस्ट आर विम्सिकल्स, तो ये आर्टिस्ट है, ये विम्सिकल वाला सर्कल हो गया, ठीक है। सम आर्टिस्ट आर ड्रग एडिक्ट्स। तो सम आर्टिस्ट आर ड्रग एडिक्ट्स, तो सम आर्टिस्ट ये ड्रग एडिक्ट्स हैं, ठीक है। तो कुछ आर्टिस्ट हैं जो कि ड्रग एडिक्ट्स हैं, कुछ आर्टिस्ट ड्रग एडिक्ट्स नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकता है, और कुछ ड्रग एडिक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है। और क्या बोल रहा है ये, फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट्स। तो जो भी फ्रस्ट्रेटेड पीपल हैं वो सारे के सारे आर प्रोन टू बिकम व्हाट, ड्रग एडिक्ट्स। तो ये फ्रस्ट्रेटेड पीपल हो गया, ठीक है। दे आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है उनके ड्रग एडिक्ट होने के, ठीक है। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आर्टिस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड, नहीं, जरूरी नहीं है कि यार आर्टिस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना।
हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो नहीं, अगर ऐसा केस हमें दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये कंक्लूजन तो गलत है ना। सम ड्रग एडिक्ट्स आर विम्सिकल, सम ड्रग एडिक्ट्स आर विम्सिकल, बिल्कुल सही बात है कि कुछ ड्रग एडिक्ट्स ऐसे हैं, अगर वो आर्टिस्ट हैं, ये दे रखा है सम आर्टिस्ट आर ड्रग एडिक्ट्स, तो ड्रग एडिक्ट्स वाले जो आर्टिस्ट हैं, है ना, उनके साथ साथ विम्सिकल वाले भी कुछ लोग इंक्लूड हो ही जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे आर्टिस्ट जो हैं वो विम्सिकल हैं, है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर ड्रग एडिक्ट्स, जितने भी फ्रस्ट्रेटेड पीपल है वो सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं, नहीं, ये वाले पीपल जो हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड है वो ड्रग एडिक्ट्स नहीं है, हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सी स्टेटमेंट गलत है। विम्सिकल पीपल आर जनरली फ्रस्ट्रेटेड, विम्सिकल पीपल, जितने भी विम्सिकल लोग हैं वो जनरली फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब बी स्टेटमेंट हमारा आंसर निकल मिल भी गया हमें और सही भी है, ठीक है ना। सम ड्रग एडिक्ट्स आर विम्सिकल, सम ड्रग एडिक्ट्स आर विम्सिकल, तो ये वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा इसमें। क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 2012 का फिर से सवाल आ गया है। ऑल मशीन्स कंज्यूम एनर्जी, ऑल मशीन्स कंज्यूम एनर्जी, मशीन्स कंज्यूम एनर्जी, ठीक है। और देखो, इलेक्ट्रोसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या एनर्जी प्रोवाइड कराती है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर चीप टू मेंटेन, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, ठीक है। ये हमने स्टेटमेंट्स पढ़ ली यहाँ पे। अब देखो, ऑल मशीन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ऑल मशीन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, मशीन कंज्यूम्स एनर्जी, तो एनर्जी तो कंज्यूम करती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है, कौन सी करती है ना, ये हमें देखना है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी, हाँ, तो इसका मतलब देयर इज नो फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर देन इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, और भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है। मोस्ट मशीन्स आर ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा भी इसने कुछ बोला नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर प्रेफरेबल टू यूज, they do not cause pollution, they are cheap to maintain, hence we can say that they are preferable to use, d ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द काइंड ऑफ कंक्लूजन दैट वी कैन मेक। अब इस वाले जो सवाल में है ना, इस वाले सवाल में आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम जो है सिलोजिज्म से काम नहीं चलेगा हमारा, है ना। सिलोजिज्म से आप बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो है, अच्छा प्रेफरेबल टू यूज, देखो प्रेफरेबल टू यूज की तो इसने बात ही नहीं करी है, सॉरी, माय बैड। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्रेफरेबल यूसेज की तो ये बात ही नहीं कर रहा है। जब यूसेज की बात नहीं कर रहा है तो हम इसके बारे में कंक्लूड ही नहीं कर सकते। भाई जो स्टेटमेंट में गिवन है ना, बस उसी में से हम कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। यही गलती जो है, मतलब हो जाती है जल्दबाजी में भी, और अभी भी वही गलती हम लोग करने भी वाले थे, कि हम लोग जो है प्रेफरेबल टू यूज, हम अपना दिमाग लगाने वाले थे, कॉमन सेंस, है ना। कॉमन सेंस नहीं लगाना, आप बस जो दिया हुआ है उस पर ध्यान रखिए बस, और कुछ भी नहीं, है ना। ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना हमें। तो डी ऑप्शन गलत है, मोस्ट मशीन्स आर ऑपरेटेड और ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर चीप टू मेंटेन, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मशीन्स डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी, देयर इज नो फॉर्म एनर्जी अदर देन इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया है। ऑल मशीन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑल मशीन्स कंज्यूम एनर्जी, ये दे रखा है हमें, है ना। तो अब इसमें देखा, इसमें थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन है ना। मोस्ट मशीन्स आर ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है, मोस्ट मशीन्स आर ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि मशीन्स जो है एनर्जी कंज्यूम करती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी, तो इसका मतलब काफी मशीन्स ऐसी होंगी जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से ऑपरेट हो रही हैं। ऑल मशीन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कुछ मशीन्स बिना इलेक्ट्रिक एनर्जी के भी रन कर रही हैं, है ना। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है, मुझे लगता है सी ऑप्शन सही है। बाकी मैं इस सवाल को थोड़ा सा देख के कल और बता दूंगा आपको, ठीक है, कल और इसको मैं बता दूंगा, जस्ट कीप इट ऑन होल्ड फॉर नाउ, है ना। मैं खुद भी अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, दो ऑप्शंस में, दो तीन ऑप्शंस में, तो देखते हैं इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, आगे देखते हैं। None but the rich can afford air travel. Some of those who travel by air become sick. Some of those who become sick require treatment. ठीक है, ये दिया गया है। कंक्लूजन क्या आ सकता है? ऑल द रिच पर्सन ट्रेवल बाय एयर, जितने भी रिच पर्सन है वो ट्रेवल से एयर से ट्रेवल करते हैं। नन बट द रिच कैन अफोर्ड एयर ट्रेवल,
एयर ट्रेवल से सिर्फ और सिर्फ रिच जो लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी लोग रिच पर्सन है वो सिर्फ एयर से ट्रेवल करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दोज हु ट्रेवल बाय एयर बिकम सिक। तो सम ऑफ दोज हु ट्रेवल बाय एयर, तो जरूरी नहीं है सारे के सारे बीमार होते हों, कुछ जो है वो बीमार होते हैं। ऑल द रिच पर्सन बिकम सिक, ये भी गलत है, ठीक है। ऑल दोज हु ट्रेवल बाय एयर आर रिच। हाँ बिल्कुल सही है, ये वाली स्टेटमेंट सही है कि जितने भी लोग हैं जो एयर से ट्रेवल करते हैं वो कौन है, रिच हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिच ही जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं एयर ट्रेवल, ये इसमें गिवन है। सिर्फ और सिर्फ अमीर व्यक्ति जो है वो बाय एयर ट्रेवल कर सकता है और गरीब नहीं कर सकता, इसलिए जितने भी लोग जो एयर से ट्रेवल कर रहे हैं वो अमीर हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे के सारे अमीर लोग एयर से ट्रेवल करते हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो गई थी। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, नन बट स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द क्लब, सम मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड, ऑल मैरिड पर्सन्स आर इनवाइटेड फॉर डांस। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट हमारे पास है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर डांस, अब ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर डांस, क्या ये बोल रहा है ऑल मैरिड पर्सन्स आर इनवाइटेड फॉर डांस, तो क्या सारे स्टूडेंट्स मैरिड हैं, ये देखते हैं। सम नन बट स्टूडेंट्स आर द मेंबर्स ऑफ द क्लब, सम मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड, तो कुछ मेंबर्स ऑफ द क्लब जो हैं वो मैरिड हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो मेंबर्स ऑफ द क्लब है। देखो स्टूडेंट्स जो हैं वही कौन है, मेंबर्स ऑफ द क्लब है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द क्लब है। सम मेंबर्स ऑफ द क्लब आर व्हाट, मैरिड, जो भी मेंबर्स ऑफ द क्लब हैं, कुछ मेंबर्स ऑफ द क्लब जो हैं वो कौन है, मैरिड है, ठीक है। नन बट स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द क्लब, तो इसका मतलब ये उल्टा मैंने बना दिया डायग्राम, ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखो। हाँ देखो, अ, ये आ गया, तो मेंबर्स ऑफ द क्लब, मेंबर्स ऑफ द क्लब ये हैं और ये कौन है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ द क्लब में सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ क्या होना है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स मेंबर्स हों, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मेंबर्स ऑफ क्लब जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये बोला गया है। सब मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड, तो मेंबर्स ऑफ द क्लब आर व्हाट, मैरिड, तो ये भी इसने बोल रखा है, ठीक है, ये मैरिड है। ऑल मैरिड पर्सन आर इनवाइटेड फॉर अ डांस, जितने भी मैरिड पर्सन है ये सारे के सारे क्या है, इनवाइटेड फॉर अ डांस, ठीक है, ये यहाँ पे गिवन है। अब देखो ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर डांस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स इनवाइट फॉर अ डांस, नहीं, गलत है, ठीक है। ऑल मैरिड स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर डांस, ऑल मैरिड स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर डांस, बिल्कुल सही बात है, जितने भी मैरिड लोग हैं वो सारे के सारे जो हैं डांस के लिए इनवाइट किए गए हैं, ठीक है। सम मेंबर्स, ऑल मैरिड पर्सन्स आर इनवाइटेड फॉर डांस, तो लेकिन सारे के सारे मैरिड लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, ऐसा भी तो नहीं है। तो ऑल मैरिड स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर डांस, बिल्कुल हाँ, जितने भी मैरिड लोग हैं वो सारे के सारे डांस के लिए इनवाइट किए गए हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स मैरिड हैं वो सारे के सारे डांस के लिए इनवाइट किए गए हैं, सही बात है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड पर्सन, ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड पर्सन, नहीं, ये लोग जो हैं ये सारे के सारे मैरिड नहीं हैं, तो सी ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ठीक है। नन ऑफ द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया हमने, जो दिया हुआ था उससे हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम से हमने हर एक कंक्लूजन को चेक करा, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया हमने। अगला सवाल देखते हैं। दो क्वाइट एक्सपेंसिव, टेलीविजन इज नॉट अ लग्जरी आइटम एज वन कैन लर्न मैनी थिंग्स थ्रू टेलीविजन। अब ये स्टेटमेंट गिवन है ना, इसके बेसिस पे हमें इन्फ्रेंस निकालना है, ये इन्फ्रेंस वाला सवाल आ गया है हमारा, ठीक है। ये भी अगेन कंक्लूजन बेस्ड ही है, एक तरह से देखा जाए कंक्लूजन इन्फ्रेंस एक ही बात है। दो क्वाइट एक्सपेंसिव, टेलीविजन इज नॉट अ लग्जरी आइटम, भाई टेलीविजन जो है वो एक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव है टेलीविजन, लेकिन लग्जूरियस आइटम नहीं है, लग्जूरियस आइटम नहीं है। एज वन कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम थ्रू टेलीविजन, टेलीविजन से क्या हो सकती है, लर्निंग हो सकती है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना दिया है। ऑल एक्सपेंसिव थिंग्स आर रिगार्डेड एज लग्जरी, ऑल एक्सपेंसिव थिंग्स आर रिगार्डेड एज लग्जरी, नो, बिल्कुल गलत, ठीक है। ऑल एसेंशियल थिंग्स फॉर लर्निंग आर नॉट लग्जरी, ऑल एसेंशियल थिंग्स फॉर लर्निंग आर नॉट लग्जरी, बिल्कुल सही बात है। टेलीविजन इज एन एसेंशियल फॉर लर्निंग, टेलीविजन
इज असेंशियल फॉर लर्निंग, एसेंशियल तो नहीं है टेलीविजन, लेकिन हाँ लर्निंग टेलीविजन के थ्रू होती है, एज वन कैन लर्न मैनी थिंग्स थ्रू टेलीविजन। तो मैनी थिंग्स थ्रू टेलीविजन तो मिल सकती है, लेकिन असेंशियल फॉर लर्निंग जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, टेलीविजन इज नॉट अ लग्जरी आइटम, टेलीविजन लग्जरी आइटम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। ऑल एसेंशियल थिंग्स फॉर लर्निंग आर नॉट लग्जरी, ऑल एसेंशियल थिंग्स फॉर लर्निंग आर नॉट लग्जरी। लेकिन लग्जरी कुछ आइटम्स ऐसे भी हो सकते हैं ना जो जो कि जिनसे लर्निंग की जा सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। ये बोल रहे हैं कि जितनी भी चीजें हैं, असेंशियल चीजें जिनसे लर्निंग की जाती है, वो जो है लग्जरी नहीं है। ठीक है, वो लग्जरी नहीं है, वो सारे के सारे आइटम्स लग्जरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कुछ आइटम्स लग्जरी भी हो सकते हैं, है ना, तो हो भी सकते हैं, ऑल नहीं है लेकिन कुछ हो सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, सिंपल। चलो, all X brand cars parked here are white. All X brands car parked here are white. ठीक है, some of them have radial tires. All X brands are manufactured after 1986 have radial tires. All cars are not X brands. ठीक है, सारी की सारी गाड़ियां एक्स ब्रांड से हों ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ गाड़ियां जो कि 1986 के बाद बनी है, ठीक है, जितनी भी गाड़ियां 1986 के बाद बनी है एक्स ब्रांड की, उन सब में क्या है, रेडियल टायर्स हैं। सम ऑफ देम हैव रेडियल टायर्स, तो किसके पास, जो कि 1986 के बाद बनी है। ठीक है, ऑल एक्स ब्रांड कार्स पार्क्ड हेयर आर वाइट, जितनी भी कार पार्क्ड है ना वो सारी की सारी क्या है, वाइट है। ठीक है, ओनली वाइट कार्स आर पार्क्ड हेयर, नहीं ऐसा नहीं है, दूसरे ब्रांड की गाड़ियां भी हो सकती हैं पार्क्ड, है ना, लेकिन एक्स ब्रांड की जितनी भी हैं वो सारी की सारी वाइट है, ये बोल रखा है। सम वाइट एक्स ब्रांड, सम वाइट एक्स ब्रांड कार्स आर रेडियल टायर्स आर पार्क्ड हेयर, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है, सम वाइट एक्स ब्रांड्स हैव रेडियल टायर्स, हाँ सम ऑफ देम हैव रेडियल टायर्स बोल रखा है, तो कुछ के पास है, बिल्कुल सही है, ये सही है, गलत नहीं है, ये सही है, क्योंकि ये कुछ की बात कर रहा है, कुछ की बात सही है। ठीक है, कार्स अदर देन एक्स ब्रांड कैन नॉट हैव रेडियल टायर्स, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द एक्स ब्रांड कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड बिफोर 1986, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कुछ गाड़ियां ऐसी, सफेद एक्स ब्रांड की गाड़ियां ऐसी जिनमें वाइट रेडियल टायर्स हैं, सॉरी रेडियल टायर्स हैं, वो की पार्क्ड है ना। तो ये बोल ही रहा है यहाँ पे कि जितनी भी एक्स ब्रांड की कार्स हैं वो सारी की सारी एक तो व्हाइट कलर में है, और उनमें से कुछ गाड़ियों के जो टायर्स हैं वो कैसे हैं, रेडियल हैं। रेडियल टायर्स हैं मतलब व्हाइट कलर की कार जो कि एक्स ब्रांड की हैं, उनके रेडियल टायर्स हैं, वो पार्क्ड हैं, है ना। ये यहाँ पे बी स्टेटमेंट एकदम सही कंक्लूजन दे रहा है। ठीक है भाई, तो 2012 तक के ही हो पाए अभी तो, और आगे के सारे जो सिलोजिज्म्स के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे कल की क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ यहां से समझ में आया होगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको ये क्लास आपको 2 से 3 बार देखनी पड़ सकती है। ठीक है, आपको 2 से 3 बार देखनी पड़ सकती है, आपको 3 से 4 बार भी देखनी पड़ सकती है, और एक बार में समझ में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, सारी चीजें इसमें हैं। ठीक है, सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। सो काइंडली वॉच दी सेशंस रेगुलरली, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स देखना पड़े तो वो भी आप देखिए, लेकिन समझ में आपको 100% आएगा, ये पक्की बात है। और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए जो है बेनिफिट रहेगा ही रहेगा, ये भी पक्की बात है। सो दिस इज आवर टारगेट, आप सभी को मालूम है ही, 16 जून 2024 जिसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ओवर दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ओवर यूट्यूब एज वेल। और ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तैयारी में लगे रहिए बढ़िया तरीके से। मिलते हैं हम लोग जल्दी अगले सेशन में इसी एनर्जी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।